स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं फिर से। तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन लोग ले एटलियर प्रिंसिपल तक पढ़ चुके थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ पहले तुमको, फिर हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे बढ़ेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो थोड़े स्मार्ट कंसेप्ट्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जिनको अपन किस तरीके से यूज़ करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, a gas mixture of volumetric composition 45% CO, 50% CO2 and 5% nitrogen was passed at 1380 Kelvin over ZnO solid, ये हमको solid दे रखा है, so that zinc vapor was produced according to reaction। ध्यान रहे zinc vapor ये gaseous form में बन रहा है। खैर हमको reaction दे ही रखी है तो हमारे लिए इतना कोई issue है नहीं। Under steady condition the rate of input gas flow at STP is 0.224 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब देखो इस डेटा को हम थोड़ा इंटरेस्टिंगली यूज़ करेंगे, अभी देखते हैं किस तरीके से। द रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ ZnO इज़ 5 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर मिनट, ये डेटा भी हमको पर मिनट में दे रखा है। एंड द फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 770 टॉर, पॉइंट Kp एट 1380 केल्विन अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर। स्टार्ट करते हैं। देखो इसको, हमको जो कंडीशंस दे रखी हैं वो किस पे दे रखी हैं, STP पे, ठीक है। STP पे हमको क्या दे रखा है कि इनपुट गैस फ्लो एट STP इज 0.224 लीटर पर मिनट। तो अब मैं जो भी कैलकुलेशन करने वाला हूँ यहाँ पे वो करने वाला हूँ 1 मिनट में, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाए। 1 मिनट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखो मोल्स को हम लिख सकते हैं PV = PV/RT, ठीक है। अब यहाँ पे देखो STP की बात कर रहे हैं, प्रेशर में लेकर चलता हूँ यहाँ पे 1, ठीक। फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं 1 मिनट पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो वॉल्यूम यही हो गया मेरे पास, तो वॉल्यूम हो गया 0.224 लीटर्स अपॉन R हो गया 0.082 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर STP की बात कर रहे हो 273 केल्विन डाल दिया यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम लोग इसको खुद से प्रैक्टिस कर सको। लेट्स से दिस इज़ A, ठीक है। ये मैंने कितना ले लिया, ये मेरे पास आ रहा है A, तो दिस इज़ A, मैंने इसको A मान लिया ताकि कैलकुलेशन हम अपनी आगे प्रोसीड कर सकें। अब यहाँ पे अगर मैं मोल्स निकालता हूँ किसके, CO के, तो CO के मोल्स रिएक्शन के हिसाब से कितने आ जाएंगे। देखो इसका वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन अगर देखोगे तो 45% CO दे रखा है, तो अगर मेरे पास टोटल मोल्स इतने हैं तो उसका 45% CO है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.45 ऑफ A, 45% ऑफ A। सिमिलरली मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ CO2 लिख सकते हैं हम 0.5A। इस इक्वेशन के, इस क्वेश्चन के हिसाब से 50% दे रखा है। और सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम लिख सकते हैं 0.05A। बहुत बढ़िया बात। अब रिएक्शन को देखते हैं एक बारी, तो रिएक्शन क्या है, ZnO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिंक गैस वेपर फॉर्म में है प्लस CO2 गैस वेपर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इनिशियल कंडीशन लेता हूँ T = 0, तो ये सॉलिड है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए हमको। ये हमने कितना निकाला 0.45A। A की वैल्यू तुमको पता है, ठीक है, A वेरिएबल नहीं है, इस चीज़ को समझते हुए चलना। ये इनिशियली 0। और CO2 के बारे में, CO2 के बारे में हमारे पास कितना हो जाएगा, CO2 इज 0.5A, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशंस हमको गिवन है। अब जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया एट T = T, जब हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, उस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो ये 0.45A, ये कुछ x कम हुआ, ये x फॉर्म हुआ, ठीक है, और ये हमारा x फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा सारा क्या है, 1 है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, क्वेश्चन में हमको एक चीज़ दे रखी है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ ZnO इज़ 5 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर मिनट। और यहाँ प्रोडक्ट में हमको जिंक कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ये वेपर फॉर्म में। इसका मतलब कि ये जितना भी लॉस हुआ है वो इसी में कन्वर्ट हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हमको पता ही चल गई, x हमारा कितना हो गया 5 × 10⁻⁴। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमको ये पता चल गया कि हमारी x की वैल्यू कितनी है, x इज़ 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पता कर लिया। तो अब अगर मैं n इक्विलिब्रियम पे निकालता हूँ तो इन सब के मोल्स को ऐड कर दिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोल्स ऑफ जिंक, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भूलना नहीं है, नाइट्रोजन क्या था,
इनर्ट था, इसलिए हमको रिएक्शन में कहीं दिखा नहीं है, लेकिन प्रेजेंट तो है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो इसके मोल्स को ऐड करना नहीं भूलना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 0.45 ए। ध्यान रहे ए की वैल्यू हमको पता है, माइनस एक्स था, तो एक्स हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस जिंक कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। प्लस NCO2 कितना हुआ 0.5 ए प्लस 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और नाइट्रोजन हमने निकाला था वो था 0.05 ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है, ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी उधर से, हमने उसको वेरिएबल माना है ताकि तुम लोग खुद से ट्राई करो उसको। तो इसको यहाँ पे मैं अब मान लेता हूँ कि ये वैल्यू y आई, क्योंकि मैंने ए कैलकुलेट नहीं करा तो मैं इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। हमसे Kp पूछ रहा है, तो अब हम Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ जिंक इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एज पर इक्वेशन 5 इंटू 10⁻⁻⁴, इतना मेरे पास जिंक था, अपॉन वाई जो मेरे पास टोटल मोल्स है, ये मोल फ्रैक्शन आया। और तुमको टोटल प्रेशर दे रखा है 700 टॉर, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपना ATM में, डिवाइडेड बाय 760, ATM में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इनटू प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2 भी निकाल सकते हैं हम सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि घर पे प्रैक्टिस करो। अपॉन CO के लिए लेना है, तो CO के लिए कितना हो जाएगा 0.45 ए, ये जो था, माइनस 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, देखो CO2 की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, N ऑफ CO2 इज दिस, तो दिस अपॉन y इंटू 700/760, सेम चीज़ करोगे, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, इसको सॉल्व करना है, अपॉन y इंटू 700/760, तो मोल फ्रैक्शन इंटू प्रेशर कर दिया तो वो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, Kp की। तो आई होप इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से करना, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से, ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स ध्यान रहे। यहाँ पे क्या क्या था, जैसे इनर्ट गैस था, उसका मोल सेट करना नहीं भूलना है। मेरे को डेटा दे रखा था फ्लो की फॉर्म में, रेट ऑफ इनपुट गैस फ्लो दे रखा था STP पे, तो अब उसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि वॉल्यूम है ही नहीं मेरे पास, कैसे सॉल्व करें। तो उसको छोड़ना नहीं है, तुम डेटा को ध्यान से देखो, लीटर पर मिनट दे रखा है, तो क्यों ना अपनी सारी कैलकुलेशन सब मिनट में करें, तो उससे मेरे पास वॉल्यूम आ ही जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसमें, चलो फिर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले। क्वेश्चन देखो, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोसिएट एज, रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट में सॉलिड है, ध्यान रहे, और प्रोडक्ट में दोनों गैसेज हैं। फिर इफ सॉलिड NH4HS इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इट विल डिसोसिएट अंटिल द टोटल गैस प्रेशर इज 500 टॉर। बोल रहा है जब तक गैस प्रेशर 500 टॉर नहीं हो जाता तब तक NH4HS का डिसोसिएशन होता रहेगा। फिर हमको कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें बोल रहा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है भैया। तो पहले हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाता हूँ फर्स्ट पार्ट को, रिएक्शन लिख लेते हैं, NH4HS, ये हमको किस फॉर्म में दे रखा है, सॉलिड, इससे क्या बन रहा है H2S गैस प्लस NH3 गैस, बहुत बढ़िया बात है। ये सॉलिड है, इससे मतलब है नहीं, ये मान लेता हूँ मैं P और P, तो यहाँ पे जो P टोटल होगा हमारा वो इन दोनों का प्रेशर हो जाएगा, P ऑफ H2S प्लस P ऑफ NH3। टोटल प्रेशर दे रखा है 500, इनका स्टोइकियोमेट्री है 1 और 1, तो ये दोनों प्रेशर होने चाहिए सेम। तो यहाँ से हमारे पास P आ ही गया, P इज़ 250, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास प्रेशर आ चुका है, ठीक है। अब मुझे Kp कैलकुलेट करना है, तो Kp के लिए देखो, Kp क्या हो जाएगा, H2S डॉट PNH3, तो ये दोनों प्रेशर सेम ही थे, तो मैं इसको P² लिख सकता हूँ। अब P² लिख सकते हैं तो P की वैल्यू हमने निकाली है, इसको बस ATM में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर आ गई Kp की वैल्यू, इसको सॉल्व करो और Kp की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, सिंपल चीज़ थी। सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या बोल रहा है, इफ़ एडिशनल NH3 इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो Kp हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए, वही Kp क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अंटिल द पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज 700 टॉर। तो सिर्फ NH3 का पार्शियल प्रेशर चेंज करा है हमने, और हमसे पूछ रहा है कि H2S का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में है। तो अब तुम इसको ध्यान से देखो, कितनी सिंपल सी बात कर रहा है। जैसे मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, Kp सेम रहेगा हमारा, तो Kp का एक्सप्रेशन भी सेम ही है, रिएक्शन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। अब की बार ये दोनों प्रेशर सेम नहीं है। अब की बार NH3 का प्रेशर हमको कितना दे रखा है, देखो Kp मेरा कितना आ गया यहाँ से, यही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ, 250/760 का होल स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S निकालने के लिए बोल रहा है, और NH3 का पार्शियल प्रेशर अब मैं कितना ले लूँगा, 700/760, क्योंकि वो बोल रहा है कि अब कितना हो चुका है, 700 टॉर हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास H2S का प्रेशर आ जाएगा, लेट से Y आ गया, Y80 है। ठीक है, सिंपल पार्ट था। फिर बोल रहा है व्हाट इज द टोटल प्रेशर इन दी फ्लास्क। अब फ्लास्क के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, तो तुम्हारे पास दो ही गैसेज हैं यहाँ पे। देखो थर्ड केस भी बहुत ईजी है। जो थर्ड केस पूछ रहा है, थर्ड केस में हमको क्या करना है, P ऑफ H2S प्लस P ऑफ NH3। NH3 700/760 और H2S हमने यहाँ से कैलकुलेट करा है, तो Y प्लस 700/760। आई होप क्लियर है ये कंसेप्ट भी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तुम इसको देखो, क्वेश्चन देखने में कितना लंबा लग रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्व करा है तो ये बच्चों वाली चीज़ है। तो यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो इधर अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पोर्शन खत्म होता है, वो अपन चलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे, जिसका काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम में। जब आयोनिक में हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशंस ऐड करनी पड़ती है हमको, जो आयन कॉमन होता है। सेम वैसा ही मिलता जुलता कंसेप्ट यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का आता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखते हैं। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। अब अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। नेम सजेस्ट कर रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, कि एक साथ अपने पास दो इक्विलिब्रियम लगभग स्टैब्लिश हो रहे होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है, कोई ऐसा थियरी इसका है नहीं। तो देखो इसको, क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सॉलिड कंपाउंड्स A एंड C डिसोसिएट्स इनटू गैसियस प्रोडक्ट एट टेम्परेचर T एज फॉलोज। A सॉलिड, B गैस, D गैस मिल रहा है, C सॉलिड, E गैस, D गैस मिल रहा है। तो रिएक्टेंट में सॉलिड है। ठीक है, तो लगभग बैकवर्ड आने का स्कोप खत्म ही हो जाता है। अभी हम देखते हैं आगे किस तरीके से। एट 20 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ओवर एक्सेस ऑफ AS इज़ 50 ATM। मतलब जो भी सॉलिड बच रहा होगा उसके ऊपर प्रेशर जो बन रहा है वो 50 ATM का बन रहा है। सिमिलरली C के लिए बन रहा है 68 ATM, तो वो प्रेशर इन गैसेज की वजह से होगा। फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेज ओवर द सॉलिड मिक्सचर ऑफ A एंड C। अब अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं तो फिर हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, A एंड C टेकन इन एक्सिस। ठीक है भैया, बोल ही रहा है कि एक्सिस में है। स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो A सॉलिड B गैस प्लस D गैस। ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए सपोज कर लेता हूँ कि इसके लिए जो भी Kp आने वाला है दैट इज़ Kp1। तो इसके लिए मैं Kp1 अगर लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D। उससे पहले हमको दे रखा है 50 ATM है, ये सॉलिड है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, इन दोनों से मतलब है। तो जो टोटल प्रेशर हमको दे रखा है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ PB प्लस प्रेशर ऑफ PD। दिस इज़ 50। दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होएगी, मतलब 2P। तो यहाँ से मेरे पास P तो आ ही गया डायरेक्टली 25 ATM, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इधर अगर अब मैं लिखता हूँ तो मेरे पास Kp1 कितना आ गया, Kp1 इज़ 25 इंटू 25। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि फाइनली हमको इसको यूज़ करना ही है। ठीक, अगर हम सेकंड उसके लिए देखते हैं तो जो सेकंड रिएक्शन दे रखी है दैट इज़ C सॉलिड E गैस प्लस D गैस। हम इस तरीके से अभी अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले उसने हमको अलग अलग का सिनेरियो दे रखा है और फिर उसके बाद मिक्स करने के लिए बोल रहा है, तो तब मिक्स करेंगे हम, जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे। ये मान लेता हूँ मैं Kp2 है, तो इसके लिए अगर मैं Kp2 का एक्सप्रेशन लिखता हूँ वो कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ E, ठीक है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D। उससे पहले यहाँ पे भी हमको P टोटल दे रखा है जो इन दोनों गैसेस की वजह से होगा, PE प्लस PD।
यहाँ पे पी टोटल कितना दे रखा है हमको, पी टोटल इज 68। ये दोनों का स्टोइकियोमेट्री फिर 1 1 है, ये फिर से बराबर होंगे, तो यहाँ से मेरे पास पी तो आ ही गया विच इज़ 34 ATM। तो अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास KP2 इधर से क्या आ जाएगा, 34 × 34। इसको पहला इक्वेशन बोल देते हैं और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या करा हमने, फिर ये बोल रहा है कि अब ए और सी के मिक्सचर के ऊपर तुम्हारे पास टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे देखो, तो मिक्स करने पे क्या होगा, ये वाली जो गैस है ये कॉमन है, तो उसका प्रेशर हमको दोनों में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो P हमने लिया था वो चेंज होने लगेंगे। तो लेट से इसके लिए XX था और इसके लिए YY था। तो यहाँ से अगर ये Y फॉर्म हो रहा है तो वो यहाँ पे ऐड कर दोगे, और इधर से अगर X फॉर्म हो रहा है तो वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। क्योंकि देखो इसको एकदम जनरल उससे समझो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ये रिएक्शन साथ में चल रही है, तो कौन सा D A से आया है और कौन सा D C से आया है तुम कभी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्या, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, 4 टॉफ़ी तुम्हारा दोस्त लेकर आया, 4 टॉफ़ी तुम लेकर आए और लाके एक टेबल पे रख दी। अब उसमें से तुमको पता है क्या कि कौन से 4 तुम लेकर आए थे और कौन से 4 तुम्हारा दोस्त लेकर आया था, अगर तुमने एक साथ रख दिए तो नहीं पता है। तो सेम चीज़ वो है। तो अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारे टेबल पे कितनी है टोटल टॉफ़ियाँ, 4 + 4। तो हमने ऐड करा उसको, जितनी तुम लाए थे वो तुमने अपने दोस्त में ऐड कर दी, और जितना तुम्हारा दोस्त लाया था वो तुम्हारे वाले में ऐड कर दी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि मेरे पास D था, तो यहाँ से जो बना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और यहाँ से जो बना वो इसमें ऐड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मेरा KP1 तो मुझे पता है, KP1 मेरा कितना आया था, KP1 वॉज 25 × 25, ठीक है। और KP2 मेरा कितना लिखा था मैंने, KP2 लिखा था 34 × 34, चाहो तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही लगा लो। तो अब मैं इसको कैसे इक्वेट कर दूंगा, x जो कि मैंने B के लिए माना था और x + y जो कि D का प्रेशर था। सिमिलरली y, ये y हमारा E के लिए हो गया और x + y ये D के लिए हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मॉडिफिकेशन हो गया फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू आ जानी चाहिए 14.8 ATM, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 27.37 ATM। सॉल्व करके चेक करना। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो P टोटल क्या होएगा हमारे पास, प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ E प्लस प्रेशर ऑफ D। प्रेशर ऑफ B इज X, प्रेशर ऑफ E इज Y, प्रेशर ऑफ D इज X + Y। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ X + Y। X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है ये किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखो, व्हेन NO एंड NO2 आर मिक्स द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड, ठीक है। 2 रिएक्शन दे रखी हैं, पहली रिएक्शन के लिए हमको यहाँ पे KP भी दे रखा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन NO एंड NO2 आर मिक्स्ड इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:2। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, हमको मोलर रेशियो इसका 1:2 दे रखा है। तो अब हम इक्वेशन जानते हैं PV = nRT। अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और क्योंकि रेशियो की बात कर रहा है तो जो तुमको मोलर रेशियो दे रखा है वही हमारे पास प्रेशर का भी रेशियो हो जाएगा। तो तुम इसको 1:2 प्रेशर का रेशियो भी मानकर चल सकते हो, पहला कंसेप्ट यहाँ पे। आगे बोल रहा है देन द फाइनल टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज 5.05 ATM एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 वाज 1.7 ATM। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, N2O4 का तुमको पार्शियल प्रेशर दे रखा है विच इज़ 1.7 ATM, और वो यूज़ हो रहा है पहली इक्वेशन में। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि मुझे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए पहली इक्वेशन से, क्योंकि उसका मेरे पास सिग्निफिकेंट डेटा है। KP पता है मुझे, N2O4 का पार्शियल प्रेशर पता है, तो उधर से मैं NO2 का प्रेशर निकाल लूँगा और वो टोटल प्रेशर होगा इनफैक्ट, क्योंकि अभी हम साइमल्टेनियस में देख कर आ रहे हैं, अगर 2 रिएक्शन होती हैं और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट होता है तो एक दूसरे में ऐड कर देते हैं और दोनों की अमाउंट सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर कोई भी प्रेशर निकालते हैं तो उसमें ये वाला ऑलरेडी एडेड होगा, तो जो भी प्रेशर निकालोगे वो बेसिकली क्या आएगा, टोटल प्रेशर ऑफ NO2 आएगा। ये सेकेंड कंसेप्ट हुआ, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए।
अब इसमें बोल रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, और सेकंड बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' P फॉर सेकंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सॉल्व करते हैं इसको। देखो डेटा एक बार समझ में आया होगा तो क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा सा आसान लगेगा। मैं पहली इक्वेशन लिख लेता हूँ क्योंकि ये हम देख चुके हैं, मुझे शुरुआत इसी से करनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके लिए अगर मैं Kp का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो Kp कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए Kp की वैल्यू हमको दे रखी है। इसके लिए Kp कितना दे रखा है, Kp इज 6.8। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी दे रखा है, दैट इज 1.7 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो पार्शियल प्रेशर NO2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 1.7 अपॉन 6.8 विच इज़ 1/4। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आ गया, हाफ, विच इज़ 0.5 ATM। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास यहाँ से क्या आया होगा, टोटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर NO2 का आ चुका है 0.5 ATM, जिसमें कि सेकंड वाले से जो NO2 आ रहा है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मोल की थोड़ी सी एनालॉजी करें तो देखो बहुत ध्यान से, इधर अगर इसका 1 मोल है तो इधर 2 मोल है, मतलब इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। तो N2O4 का कितना पार्शियल प्रेशर दे रखा है हमको, N2O4 एट इक्विलिब्रियम कितना दे रखा है, 1.7। ठीक है, तो ये बना कैसे है, जब NO2 डिकम्पोज हुआ है, तो इसका मतलब P ऑफ NO2 डिकम्पोज्ड, P ऑफ NO2 डिकम्पोज्ड, जो पहली रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 डिकम्पोज्ड ड्यू टू फर्स्ट इक्विलिब्रियम, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 × 1.7, अभी देखा हमने, विच इज़ 3.4 ATM। मतलब इतना जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, क्या हमारे पास, NO2 डिकम्पोज हो रहा है। ध्यान रहे, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इतना डिकम्पोज हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो तुमको डेटा थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कि ये डिकम्पोज हो रहा है और टोटल 0.5 है। तो ये जो 0.5 तुमने निकाले हैं ये इक्विलिब्रियम पे निकाले हैं। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पे NO2 इतना बचा है, और ये जो डिकम्पोज हो रहा है ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए ही कितना डिकम्पोज हुआ है वो हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन मत करना है कि ये वैल्यू इससे छोटी कैसे आ रही है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है मेरा। ठीक, चलो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि PNO2 जो डिकम्पोज हो रहा है मेरे पास पहले इक्विलिब्रियम रिएक्शन से, वो कितना है, 3.4। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 decomposed from first equilibrium is equal to 3.4 ATM। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे अपनी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, NO प्लस NO2, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है N2O3। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मोलर रेशो 1:2 दे रखा था, तो इसका P अगर मैं मानता हूं तो ये 2P हो जाएगा, और ये इनिशियली 0 होगा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है तब तक। ठीक है, फिर अगर मैं इक्विलिब्रियम पे देखता हूं तो इक्विलिब्रियम पे लेट से इसका प्रेशर x अमाउंट से कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी तुम्हारा x अमाउंट से जाएगा, और तुम यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3.4 जो पहले इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, तो वो टोटल अमाउंट में से कम तो हो ही रहा है ना, तो वो इधर से भी हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें जो सेम एलिमेंट आ रहा था वो प्रोडक्ट में आ रहा था, तो हमने वैल्यूज ऐड करी थी। यहाँ पे जो सेम मॉलिक्यूल या कंपाउंड या सब्सटेंस जो भी बोल लो वो रिएक्टेंट में आ रहा है, तो तुमको सेम अमाउंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और ये कितना बन जाएगा उस केस में, x बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हम पहली इक्वेशन से ये निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हमारी एट इक्विलिब्रियम ही आ रही है। तो पहली इक्वेशन से हम ये निकाल चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 विल बी 0.5 ATM। तो एज पर दिस इक्वेशन मेरे पास ये आ गया कि 2P माइनस एक्स माइनस 3.4 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो पहली इक्वेशन बहुत अच्छी यहाँ से आई गई, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, फिर तुमको देखो तुम्हारे पास एक और इक्वेशन का स्कोप है, तुमको टोटल प्रेशर गिवन है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, NO2 का प्रेशर प्लस N2O4 का प्रेशर प्लस NO का प्रेशर प्लस N2
O3 का प्रेशर, सारी गैसेज हैं, कोई तकलीफ इसमें है ही नहीं हमको। टोटल प्रेशर हमको दे रखा है 5.05 एज पर क्वेश्चन, पीछे जाके क्वेश्चन देख सकते हो। PnO2 हमने निकाल रखा है 0.5, तो मैं इसको डायरेक्टली 0.5 यहाँ पे लिख देता हूँ। N2O4 हमको क्वेश्चन में दे रखा है 1.7। PnO एट इक्विलिब्रियम कितना है, P माइनस एक्स, और N2O3 वो कितना है, x। ये हो गया, देखो x तो कैंसिल ही हो रहा है यहाँ से, तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये हो गई, और इधर से p की वैल्यू बहुत इजीली निकल रही है। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पे मुझे p और x की वैल्यू बहुत इजीली मिल रही है। अब अगर p और x की वैल्यू मिल गई तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, k डैश p, मतलब सेकंड इक्वेशन के लिए हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, P ऑफ N2O3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 x है, वो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ऊपर यहाँ पे चिपका देंगे। NO के लिए है P माइनस एक्स, और NO2 की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे तो मुझे पता ही है कितनी है, 0.5, तो मैं उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x और p की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, तो इधर से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, k डैश p। बोलो, बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस ही इस पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत सारे लॉजिक्स इसमें एक साथ आ रहे हैं, हमको एक एक करके हर स्टेप को समझते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉलिड NH4I ऑन रैपिड हीटिंग इन अ क्लोज्ड वेसल एट 357 डिग्री सेल्सियस develops the constant pressure of 275 mm of mercury due to partial decomposition of NH4I into ammonia gas and HI। तो जो प्रेशर बन रहा है हमारे पास वो अमोनिया गैस और HI की वजह से बन रहा है। बट द प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीजेस फर्दर, लेकिन प्रेशर अभी रुका नहीं है और वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। When the excess solid residue remains in the vessel due to dissociation of HI, जो प्रेशर आगे बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, HI के डिसोसिएशन की वजह से। तो HI डिसोसिएट होकर और गैसेस बना रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर डिवेलप्ड एट इक्विलिब्रियम, हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, फाइनल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे अब डिवेलप हो रहा है। कुछ डेटा गिवन है, Kp फॉर डिसोसिएशन ऑफ HI इज 0.015 एट 357 डिग्री सेल्सियस, दिस एंड दिस टेम्परेचर इज सेम, ठीक है। फॉर रिएक्शंस गिवन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले टोटल प्रेशर की बात करते हैं, जो टोटल प्रेशर हमको दे रखा है विच इज़ 275 mm ऑफ मरकरी। तो ये जो टोटल प्रेशर है ये अभी सिर्फ NH4I के डिकम्पोजिशन से है। इसका मतलब कि ये पूरा प्रेशर NH3 और HI का है, और इन दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो दिस 275 इज़ P प्लस P, तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे P कितना आ जाएगा, 275 अपॉन 2 mm ऑफ मरकरी। इधर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास mm ऑफ मरकरी में प्रेशर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें अब हमको क्या करना चाहिए, अब हम इसको ATM में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ATM में अगर तुम इसको कन्वर्ट करते हो कितना हो जाएगा, 275 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 760 ATM। ये ATM में कन्वर्ट हो गया अपना। यहाँ पे अगर मैं Kp के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो वो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और ये दोनों पार्शियल प्रेशर हमारे पास सेम है, तो मेरा Kp आ जाएगा 275 अपॉन 2 इंटू 760 का होल स्क्वायर, यूनिट ATM स्क्वायर रहेगी। देखो अभी ये Kp तुमको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। आगे बढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन में समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मिनट के लिए यहाँ पे हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, जो सेकेंड रिएक्शन है जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज करने वाला है। तो 2HI ये डिकम्पोज करके दे रहा है H2 प्लस I2, तो इन दोनों गैसेस के बनने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एट इक्विलिब्रियम देखता हूँ, इस पॉइंट को बस समझने की कोशिश करना, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करता हूँ तो P तो था ही हमारे पास, HI का प्रेशर P हो गया, इसमें से ये Y ख़त्म हुआ,
तो ये y/2 बनेगा और ये y/2 बनेगा। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो जो हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, हमने पहला क्वेश्चन करा जिसमें कि सेम सब्सटेंस दोनों का प्रोडक्ट में आ रहा था, उधर हमने सेम अमाउंट ऐड करी। सेकेंड एग्जाम्पल देखा जिसमें दोनों में सेम कंपोनेंट रिएक्टेंट में आ रहा था, तो हमने दोनों से सब्ट्रैक्ट करा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक में तो आ रहा है तुम्हारे पास प्रोडक्ट में और दूसरे में वही सेम चीज़ रिएक्टेंट में यूज़ हो रही है। तो इसमें तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंज्यूम हुआ, इसमें से अगर ये y यूटिलाइज हो रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इधर भी कम होगा, या ऐसा बोल लो प्रेशर इधर भी कम होगा। तो ये रिएक्शन क्या कोशिश करेगी, और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, और अगर रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो उस केस में HI की अमाउंट बढ़ेगी, तो प्रेशर यहाँ पे फिर से बढ़ने लगेगा। तो इधर हमको एक +x करना पड़ेगा, और ये +x कहाँ से आ रहा है, जब इधर इसकी अमाउंट कम हुई, मतलब इधर इसका प्रेशर कम हुआ, तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रही है, और जब ये रिएक्शन यहाँ से फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रही है तो और अमाउंट HI की बनेगी और NH3 की भी बनेगी। तो हमने उस अमाउंट को क्या बोल दिया, x बोल दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ HI मेरे को दिखेगा P + x - y, और प्रेशर ऑफ NH3 मुझे दिखेगा P + x। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ी तो NH3 भी और बनेगा ना, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि HI बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से इक्विलिब्रियम पे नए प्रेशर आ गए। पहला ये पॉइंट समझ में आना चाहिए काफ़ी अच्छे से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको HI का KP दे रखा है तो हमको वो डेटा यूज़ करना चाहिए। हम उस डेटा को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो 2HI रिएक्शन लिख लेते हैं एक बारी, H2 + I2 ये रिएक्शन है। T = 0 पे लेट से इसके A मोल्स हैं, ये 0 ये 0। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो ये A1 - अल्फ़ा, तो ये A α/2 हो जाएगा और ये भी A α/2 हो जाएगा। ठीक, तो हम n इक्विलिब्रियम पे निकाल लेते हैं। n इक्विलिब्रियम पे कितने आ गए, A1 - अल्फ़ा प्लस Aα/2 प्लस Aα/2 विच इज़ नथिंग बट A। ठीक है, तो यहाँ से टोटल इक्विलिब्रियम मेरे पास A आ गए। अब अगर मैं इसके लिए KP का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। लिखते हैं इसको, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के लिए इसका मोल फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, Aα/2 अपॉन टोटल मोल्स इंटू प्रेशर। ठीक है, I2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम Aα/2 अपॉन A, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, इंटू प्रेशर, ये P हो गया, अपॉन HI की बात करते हैं तो HI के लिए कितना हो जाएगा, A1 - अल्फ़ा अपॉन A इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमको KP की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, इसके लिए KP हमको पता है। इसको देखो, अल्फ़ा A तो कैंसिल ही हो रहा है सारा, इनफैक्ट P भी कैंसिल हो गया, ऊपर P² बनेगा और यहाँ से ये P बनेगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरा KP आ गया, KP विल बी α² अपॉन 4 1 - अल्फ़ा²। ठीक है, KP की वैल्यू हमको दे रखी है विच इज़ 0.015। सो दिस इज इक्वल टू α² अपॉन 4 1 - अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो तुम्हारा अल्फ़ा आ जाएगा 0.2। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, फॉर दिस रिएक्शन del n इज़ 0। अब अगर तुमको Kc और Kp का कन्वर्जन याद हो तो हमने पढ़ा था Kc इज इक्वल टू KP/RT ΔN, ΔN इज 0, मतलब RT वाला कंपोनेंट हट गया, Kc इज इक्वल टू Kp। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन Kp, और अगर ये Kp पे डिपेंडेंट है तो फिर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ये थियरी में पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, अगर और आगे बढ़ाना चाहे तो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे एडवांस के लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। del n 0 है तो हमने पढ़ा था Kc और Kp के बीच में रिलेशन, बस उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसको आगे बढ़ाना है हमको क्वेश्चन को। अब इधर सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आता है जो हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो एक बारी के लिए हम क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे हम P टोटल निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमको वही निकालना है फाइनली। तो जो P टोटल हमको निकालना है वो P टोटल किस किस की वजह से होगा, देखो, NH3 का पार्शियल प्रेशर, सॉरी NH3 का प्रेशर, HI का प्रेशर,
H2 का प्रेशर और I2 का प्रेशर। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करूं तो देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट आएगा। मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि तुम उसको विजुअलाइज कर पाओ। ये हमने निकाला था अभी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, पीछे जाके देखो, प्लस ये y/2 आया था और ये y/2 आया था। इनको ऐड करो ज़रा तो तुम ध्यान से देख पाओगे ये आ रहा है 2p + x। दो वेरिएबल आ रहे हैं और दो वेरिएबल के लिए इक्वेशन कैसे बनाओगे? यहाँ पे इतना डेटा नहीं है कि हम दो वेरिएबल के लिए इक्वेशन बना सकें, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन नहीं है तो कोई एक इक्वेशन ऐसी हो जिससे सीधा p + x की वैल्यू आ जाए, तो मैं उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूँगा और मेरा p टोटल निकलाएगा। चमकी बात। तो देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम उसको। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की डेफिनेशन लिखें तो अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या होगी? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? y = 0.2 p + x, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमने Kp निकाला था पहली वाली रिएक्शन के लिए, मतलब NH4I के डिसोसिएशन के लिए हम Kp निकाल कर छोड़ कर आए हैं, ठीक है, पीछे वीडियो को करके देखो। तो उसको अब यूज़ करने का सही वक्त आ गया है। किस तरीके से? Kp हमने निकाला था वहाँ पे 275 अपॉन 2 × 760 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा जाएगा? p + x हो चुका है प्रेशर हमारे पास NH3 का, और HI का प्रेशर हो चुका है p + x - y। अब तुमको चमक गया होगा कि हमने ये चीज़ क्यों करी है। अब मैं y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? 0.2 p + x। तो अब मेरे पास सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो किस में आ चुकी हैं? p + x में आ चुकी हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0.8 p + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया, ये हमको पता है, इधर से मैं p + x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ से बहुत इजीली तुम्हारे पास p + x की वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हमको? यहाँ पे, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इधर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? p टोटल। मैं ये जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा अपना इनपुट दो इसमें, इसको सॉल्व करना। मैंने आपको पूरा लॉजिक, पूरा कंसेप्ट समझा दिया। तो ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लॉजिक्स एक साथ हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc = 0.25। ठीक, हमको Kc दे रखा है कि Kc है 0.25। बहुत अच्छी बात है। एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए Kc की बात कर रहा है, A2 + B2 gives C2 + D2। फिर बोल रहा है इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द 4 गैसेस। अब मतलब सारी गैसेस का एक एक मोल ले रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की तो उसने ऐसी तैसी कर दी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो हम एक बार रिएक्शन को लिख लेते हैं, A2 गैस प्लस B2 गैस, यहाँ पे C2 गैस प्लस D2 गैस। अब बोल रहा है कि इनका सबका एक एक मोल है। कोई बात नहीं, ये इनिशियल मोल्स हो गए क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, क्योंकि तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि तुम्हारा वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ एक चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन कोशेंट। ये वो रेशियो होता है जो हम किसी भी मोमेंट पे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। एक्सप्रेशन एकदम सेम हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखते हैं। तो ये आ गया। अब इधर देखो 1 तो मोल दे रखे ना, तो 1/V, V मैंने सपोज कर लिया कि वॉल्यूम है, क्योंकि तरीका सही होना चाहिए। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा V कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन वो तब हो रहा है जब हमने एकदम सिमेट्रिक रिएक्शन ले रखी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारी दिक्कत थी। ये कितना आ रहा है? 1। तो क्लियरली जो हमारा Q है दैट इज़ ग्रेटर देन Kc। अब Q अगर Kc से बड़ा है तो ये रिएक्शन कहाँ जाने की कोशिश करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये पता करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जो नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उस केस में अब क्या हो जाएगा?
D2 के मोल्स यहाँ से कम होएंगे 1 माइनस एक्स, सी कम होएगा 1 माइनस एक्स, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा क्योंकि रिएक्शन हमारी कैसी आ रही है, बैकवर्ड। और ये हमको कैसे पता चला, हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला और वो हमारे Kc जो कि 0.25 था उससे ज़्यादा आ रहा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वापस से पुरानी अपनी कंडीशन में जाने के लिए। तो यहाँ से अब अगर हम देखते हैं तो Kc हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस एक्स अपॉन वी। देखो दिस इज़ बेस्ट प्रैक्टिस, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि v से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन तुम अगर हैबिट बनाओगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। तुमने कभी सोचा है कि तुम ब्रश क्यों कर पाते हो, क्योंकि वो एक काम है जो तुम बचपन से डेली कर रहे हो, तो अब वो तुम्हारी हैबिट बन चुका है, ठीक है, अब तुम उसको कभी गलत नहीं करोगे। खैर फालतू का ज्ञान ना बांटें। तो देखो यहाँ पे Kc 0.25, ये हमारा 0.25 हो गया, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब किसकी वैल्यू निकल जाएगी, हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी बहुत प्यार से, ठीक। तो ये कितना आ गया मेरे पास, अगर देखो इसको बहुत सिंपल है, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, उससे आसान क्या चाहिए हमको, और ये है 0.25 के बराबर। बोलो अब कोई दिक्कत इसमें, अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये x तुम्हारा 1/3 आ जाएगा। अब अगर x 1/3 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा था, देन व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 गैस। A2 गैस की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस 0.333 विच इज़ 1.333, ये मोल्स आए हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, क्योंकि हमको 10 लीटर दे रखा है, 10 लीटर कंटेनर, तो ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन आ गया। दिस विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी यहाँ पे बन सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, था क्या, नहीं था, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब अपन और क्वेश्चंस करते हैं इस पर। देखो एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा में सॉल्व होएगा, ये देखकर हालत ख़राब हो सकती है कि अब पता नहीं ये क्या दे रखा है, Sb2 S3 कहाँ से आ गए क्या है, लेकिन ये बहुत इजीली सॉल्व होगा। और इसके लिए तुमको बहुत पुराना एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो जब हम मैदान में कूदे थे IIT की तैयारी के लिए तो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो चैप्टर, मोल कंसेप्ट, ठीक है। उसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ी थी, POAC, ठीक है। तो वो POAC का कंसेप्ट यहाँ पे अब हमको फिर से यूज़ करना पड़ेगा। बढ़ते हैं इसमें आगे, क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी। अ वेसल ऑफ 2.5 लीटर वॉज फिल्ड विद 0.01 मोल ऑफ Sb2S3 एंड 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू अटेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एट 440 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। H2S formed was analyzed by dissolving it in water, मतलब पहले उसका सॉल्यूशन बना लिया, and treating it with excess of Pb+2 to give 1.029 ग्राम ऑफ PbS, ठीक है, इतना PbS मिल रहा है हमको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन एट 440 डिग्री सेल्सियस, एटॉमिक वेट गिवन है। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, रिएक्शन लिख लेता हूँ एक बारी में फिर से ताकि उसके नीचे कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह विजुलाइज करना आसान हो। ये सॉलिड दे रखा है, 3H2 गैस, 2S भी, ये भी सॉलिड है, और 3H2S गैस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इनसे हमको मतलब है नहीं, इनिशियल मोल्स अगर मैं देखता हूँ, चलो लिख लेते हैं फिर भी 0.01, और ये भी कितना है 0.01, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, इससे भी मतलब नहीं होना चाहिए, इससे भी मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों सॉलिड में आ रहे हैं। फिर भी मैं लिखता हुआ चलता हूँ ताकि तुम व्यू तो कर ही पाओ। 0.01 माइनस एक्स, ये 0.01 माइनस 3x, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3, ये कितना बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा 3x, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि जो H2S गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बना चुके हैं, तो मैं यहाँ पे अब गैस नहीं लिख रहा हूँ, उसको हम Pb+2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं और फिर वो प्रेसिपिटेट बना रहा है। अब ये मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो ये कभी भी बैकवर्ड नहीं हो सकती है, और अगर बैकवर्ड नहीं होगी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ये हमको क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेस, तो इसका मतलब ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। इतना तो समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना चमकना चाहिए, अब काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसमें अब मैं लगा देता हूँ POAC,
तो हमारा काम ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कितना बन रहा है, ये हमको दे रखा है 1.029 ग्राम। तो 3x इंटू 1, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है। ठीक है, 1.029 अपॉन 3x तो मोल्स थे ना, और 1.029 ग्राम में इसका मास दे रखा है, तो इसके मोल्स करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो लेड इज़ 206, सल्फर इज़ 32, ये हो जाएगा 238। तो ये हमारे पास इसके मोल्स आ गए। तो 1.029 अपॉन 238 इंटू 1, इसका भी स्टोइकियोमेट्री कितना है 1। तो यहाँ से क्या मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। और अब अगर x आ गया तो हमको Kc निकालने के लिए बोल रहा है। Kc में कोई सॉलिड एंटिटी तो आने नहीं वाली, तो मेरे पास सिंपली Kc क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो ताकि कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर सकें। H2S का भी क्यूब और H2 का क्यूब, ये कितना हो गया 3x अपॉन वॉल्यूम देखो यहाँ पे 2.5 लीटर दे रखा है। हालांकि फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों क्यूब में है तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। और H2 कितना हो गया मेरा 0.01 माइनस 3x अपॉन 2.5 का होल क्यूब। फिर भी वॉल्यूम लिखो ताकि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, तुम्हारी हैबिट में बन जाए। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और मेरा Kc आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए इसमें आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको करवाने का मोटिव यही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहीं पे भी यूज़ करा जा सकता है। एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज और फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा है। अब इसको देख के एक बार के लिए घबरा जाओगे कि यार फिजिकल ऑर्गेनिक कहाँ से आ गई है साथ में, लेकिन तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड टू ग्लूकोज इज 6 × 10⁻22. If 1 molar solution of glucose was used to reach equilibrium according to following reaction, concentration भी दे रखा है ग्लूकोज का 1 मोलर। फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन सॉल्यूशन। क्या मजाक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो t इक्वल्स टू 0 पे रिएक्शन यही है तो मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ। इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 दे रखा है, ये 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है तो ये 1 माइनस अल्फ़ा डिसोसिएशन रिएक्शन है, ये 6 अल्फ़ा। ठीक है, अब हमको जो Kc दे रखा है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ HCHO का है, मतलब मुझे इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc गिवन है। तो इसके लिए मैं बोल देता हूँ K'(C). तो इसके लिए जो K'(C) है वो 1/Kc हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ 1/6 × 10⁻22। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे अगर अब मैं K'(C) लिखता हूँ तो K'(C) इज़ 1/6 × 10⁻22। उसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो HCHO का कॉन्सेंट्रेशन 6 अपॉन C6H12O6, इसका कॉन्सेंट्रेशन। कोई तकलीफ? ठीक है, वैल्यूज़ डाल दो। HCHO का कॉन्सेंट्रेशन इज़ 6 अल्फ़ा, C6H12O6 का कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1 माइनस अल्फ़ा, और ये 1/6 × 10⁻22 के बराबर है। वैल्यू देख पा रहे हो, बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फ़ा होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, कुछ डिसोसिएशन हुआ ही नहीं होगा तभी इतनी कम वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर से हम अल्फ़ा को बहुत प्यार से इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सॉल्व करना है इसको 2.65 × 10⁻⁻5 मोलर के आसपास ये वैल्यू आएगी। अब हमसे पूछा है HCHO का कॉन्सेंट्रेशन, इसको सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 अल्फ़ा ही है HCHO का कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये है HCHO का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 1.59 × 10⁻⁻4 मोलर। ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बीच में थोड़ा हल्का भी होना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, काफ़ी बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 10 मोल्स ईच ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट 777 केल्विन। बहुत अच्छी बात है। आफ्टर इक्विलिब्रियम वॉज रीच द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वॉज 1 atm. At this point the gas mixture was suddenly cooled to 298 Kelvin and 5 liter of water was injected into the vessel. क्या करा यहाँ पे हमने, कूल डाउन करा सिस्टम को, और जो वेसल था उसमें हमने 5 लीटर पानी डाल दिया।
फिर क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द फाइनल गैस प्रेशर ऑफ द सिस्टम, मतलब कुछ तो चेंजेस हुए होंगे तभी हमसे फाइनल प्रेशर पूछ रहा है। अब चेंजेस कैसे पता करें हम, उसके लिए भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है अज्यूम NH3 गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब फाइनल टाइम पे NH3 नहीं बचा होगा क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो चुका होगा। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आने वाला है। एंड ऑल्सो अज्यूम दैट नो रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन N2 एंड H2 एट 298 केल्विन। बहुत ही अच्छी बात, मतलब नया NH3 बन भी नहीं रहा। इसका मतलब एकदम श्योरिटी हो गई कि हमारे पास जो फाइनल कंडीशन है उसमें NH3 नहीं आना चाहिए। अगर डालते हो तो फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। N2 प्लस 3H2 रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी, गिव्स 2NH3। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, ये तो याद ही हो गई होगी अभी तक। T इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें इनिशियल मोल्स, तो हमको बोल रहा है कि 10 मोल इसके हैं और 10 मोल इसके हैं, ये 0 हो गया। फिर इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम पे ये 10 माइनस एक्स अगर होता है तो ये 10 माइनस 3x होएगा, और उस पॉइंट पे ये कितना बनेगा, 2x। बहुत बेहतरीन बात। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालने पे जोर डालना चाहिए कि x की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि केसी में तो ये यूज़ हो गई। तो देखो x की वैल्यू जब कुछ ना हो तब रामबाण है PV इक्वल्स टू NRT, और सारी गैसेस भी हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रेशर हमको दे रखा है, प्रेशर इज 1। ठीक, प्रेशर दे रखा है हमको, ठीक है, STP, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। इनटू वॉल्यूम इज 100 इक्वल्स टू टोटल मोल्स। चलो टोटल मोल्स के लिए मत निकालो, इसको अपन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं। क्यों हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं, मुझे हाइड्रोजन का डेटा गिवन है 1 atm प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 atm प्रेशर ले लिया, वॉल्यूम 100 हो गया। मोल्स में यहाँ पे सिर्फ किसके ले लेता हूँ, हाइड्रोजन के, क्योंकि वो बोल रहा है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम वॉज रीच द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वॉज 1 atm, तो हम उसी डेटा को यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, देखो अब यहाँ पे फिर से हमको ये पता था ये यूज़ करना है, लेकिन एक बार डेटा अपन भी कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। तो डेटा फिर अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा तो समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, इंटू 0.0821, और टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है, 77 केल्विन। ठीक है, तो इधर से मैं x कैलकुलेट कर लूँगा। बहुत ही अच्छी बात है, अब x कैलकुलेट हो गया तो सेकंड पार्ट हमारा बल्कि पहले हो गया, Kc तो निकल ही गया। Kc का एक्सप्रेशन लिख लो, Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 H2 का होल क्यूब, ये कितना आया, 2x अपॉन 100। 100 लीटर दे रखा है, ठीक है, तो वॉल्यूम इज 100 लीटर। 2x अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स अपॉन 100, और ये 10 माइनस 3x अपॉन 100 का होल क्यूब। अब देखो, अब वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इधर से हम निकाल लेंगे बड़े प्यार से क्या, अपना Kc। ठीक है, अब देखो जो डेटा हमको दे रखा है वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि एक कंटेनर है और इसको सडनली हमने कूल डाउन कर दिया 298 केल्विन पे। अब इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, N2 कितना है इस टाइम तक हमारे पास, 10 माइनस एक्स। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 10 माइनस 3x। अब NH3 की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल रहा है अज्यूम NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो तुमने 5 लीटर यहाँ पे पानी डाला है वो 5 लीटर पानी में तुम्हारे पास NH3 डिजॉल्व हो चुका है। तो 5 लीटर तो यहाँ पे पानी आ गया, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम मेरे पास बचा वो सिर्फ कितना बच रहा है, 95 लीटर्स। ठीक है, तो जब अब मैं यहाँ पे फाइनल प्रेशर निकालूंगा तो P फाइनल इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू N फाइनल इंटू R इंटू T फाइनल। ठीक है, P फाइनल मुझे निकालना है, ध्यान रहे वॉल्यूम अब कितना हो चुका है, 95। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन में। मोल्स अब NH3 नहीं है तो मोल्स में सिर्फ किसके, N2 और H2 के, और ये भी बोल रहा है कि N2 और H2 रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो NH3 और बन भी नहीं रहा, तो इसके मोल्स ले लो, तो ये 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस 3x। ठीक है, इंटू 0.0821, ये R की वैल्यू हो गई, और टेम्परेचर अब की बार कितना बोल रहा है, 298 पे हमने सिस्टम को कूल डाउन कर दिया, तो यहाँ से निकाल लो अपना P फाइनल। ठीक है, देखो कंसेप्चुअली काफ़ी बेहतरीन सवाल था ये, तो एक बारी देख लो इसको अच्छे से। ठीक,
अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक पे। चलो क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आयोडीन वॉज हीटेड to 1000 degree Celsius in a sealed vessel when it partially dissociated into atoms and pressure is raised to 1 atm. ठीक है। A pinhole was made in the vessel and only negligible amount of equilibrium was allowed to effuse only for a short period of time without any change in position of equilibrium. बहुत बेहतरीन बात, ये बोल रहा है equilibrium disturb नहीं हुआ। ठीक है। The effused mixture contained atoms and molecules in the mole ratio of 1.8856:1, assuming no reaction in the effused mixture. ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड आउट द टोटल प्रेशर एट विच डिसोसिएशन ऑफ I2 इज रिड्यूस टू 20% एट सेम टेम्परेचर। मतलब सेकेंड कंडीशन एक हमको दे रखी है जिसमें कि अल्फा कितना हो गया हमारा, अगर हम उसको अल्फा मानते हुए चल रहे हैं तो 0.2। 20% का मतलब कितना हो चुका है अल्फा, 0.2। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, जैसा जैसा बोल रहा है उस डेटा को यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पे इसको a बोलता हूँ तो ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे ये हो गया a1 माइनस अल्फ़ा, ये हो गया 2a अल्फ़ा। ठीक है। खैर इसको हम बाद में यूज़ करते हैं, अभी पहले जो बाकी डेटा दे रखा है उसको यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा है n ऑफ I अपॉन n ऑफ I2। ध्यान से देखो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रेशो है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रेशो हो गया 1.8856 अपॉन 1। ठीक है। फिर हमको इफ्यूजन का रेट का डेटा दे रखा है, उसको यूज़ करा जाए। ठीक है, बोल रहा है ना पिन होल से इफ्यूज़ हो रहा है, उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करोगे, आर ऑफ आयोडीन अपॉन आर ऑफ I2 रेट है ये। कैसे लिखते हैं, एन ऑफ I अपॉन टी और एन ऑफ I2 अपॉन टी, और ये किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ I प्रेशर ऑफ I2 अंडर रूट। ये पढ़ा होगा गैशियस स्टेट में, सेम वही चीज़ वापस से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, मोलर मास ऑफ I2 अपॉन मोलर मास ऑफ I। ठीक। अब हम इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो ये क्या आ रहा है, 1.8856 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पे हमको ये रेशो दे रखा है, ये मेरे पास हो गया Pi और P2 मुझे चाहिए। ठीक है। तो Pi क्या है, पार्शियल प्रेशर, और ये भी I2 का पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो Pi का मोल फ्रैक्शन क्या होएगा, 2a अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल्स विच इज़ a1 प्लस अल्फ़ा इंटू P। ठीक है। अपॉन I2 का कितना हो जाएगा, a1 माइनस अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल्स a1 प्लस अल्फ़ा इंटू P, और फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, अंडर रूट में m ऑफ I2 विच इज़ 254 और m ऑफ I विच इज़ 127। ठीक। P से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, a कैंसिल आउट हो रहा है, तो कुल मिला के काफ़ी सॉल्वेबल फॉर्म में आ रहा है ये। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी अपनी 0.4। अब अगर अल्फ़ा 0.4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा कितना आ चुका है, 0.4 आ चुका है, तो अब हमको क्या किस पे जोर देना चाहिए, Kp निकालने पे ध्यान देना चाहिए। चलो तो Kp निकालने पे ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पे अगर मैं Kp के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो Kp क्या होएगा, Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ I इसका स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। इसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया जाए फटाफट, तो 2a अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल्स a1 प्लस अल्फ़ा इंटू टोटल प्रेशर इसका स्क्वायर अपॉन a1 माइनस अल्फ़ा, वही सेम चीज़ है, a1 प्लस अल्फ़ा इंटू P। ठीक। इधर से Kp की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी। अल्फ़ा हमको पता है तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। बाकी तो सब देखो इधर भी कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है, P बचेगा तुम्हारे पास, तो P तुमको कितना लेना है इधर, बोलेंगे फटाफट। ठीक है। तो P यहाँ पे देखो, P किस तरीके से लोगे, P अपना 1 हो जाएगा, टोटल प्रेशर जो है। ठीक, वो हमको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन पे, अपनी मर्जी से 1 नहीं कर रहे हैं, प्रेशर इज रेज टू 180 है। ठीक।
तो यहाँ पे P की वैल्यू हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा हमने कितना निकाला, इधर से 0.4 निकाला है, तो यहाँ से Kp की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूँ Kp की वैल्यू इधर आ गई। सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोल रहा है कि अब तुमको Kp की वैल्यू निकालनी है जब तुम्हारा अल्फ़ा कितना हो चुका है, 0.2। ठीक, तो देखो इसको तुम सॉल्व करोगे, एक्सप्रेशन कितना आएगा, 4 अल्फ़ा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसी डेटा को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू अब कितनी हो गई है एज पर क्वेश्चन, 0.2। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है तुम्हारा I2 इज रिड्यूस टू 20% एट सेम टेम्परेचर। क्या चीज़, उसका डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ I2 इज रिड्यूस टू 20%, मतलब अल्फ़ा बोल रहा है कि अल्फ़ा अब हमारे पास कितना हो चुका है, 0.2। तो ये अल्फ़ा हमने यहाँ पे 0.2 यूज़ करा, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर इसका स्क्वायर, सॉरी, अपॉन 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो Kp है ये इसी के बराबर होगा भैया। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि किसी भी तरीके का चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ है। तो मतलब ये जो Kp है, यही वाला Kp यहाँ पे चिपकाओ और इधर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे जब अल्फ़ा कितना हो गया, 0.2। ठीक है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करो, अपने आप से सॉल्व हो जाना चाहिए ये। नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसमें अपन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मज़े करो, घर पे रहो।